देखिए, कल हम लोगों ने स्टडी नोट 10 पढ़ना स्टार्ट किया था। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट थोड़े बहुत टॉपिक पढ़ लिए थे। कल तक जो पढ़ा था मैं एक बार उसे जल्दी से रिवाइज कर देता हूं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज ये स्टडी नोट 10 खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखें। सबसे पहली बात आती है ऑडिट शब्द का मतलब क्या होता है। ऑडिट शब्द का मतलब होता है हम जो भी काम कंपनी के अंदर कर चुके हैं, जो भी इंप्लीमेंट हो चुका है, चेक करना, एग्जामिन करना कि हमने जो किया वो हमने सही से किया कि नहीं किया। ये जो ऑडिट शब्द है ये एक लेटिन शब्द ऑडेर से निकला है, जिसका मतलब होता है टू लिसन, सुनना। और ऐसा नहीं है कि ऑडिट कोई आज का नया कंसेप्ट है। ऑडिट पुराने वक्त एंशियंट डेज पर भी चला करता था। हाँ, फर्क इतना है कि उस वक्त छोटे बिजनेस थे तो फिर उस केस में हमको सुन के काम चल जाता था। जो ऑडिटर आता था वो सुन के गलतियां बता देता था। लेकिन अब ड्रास्टिक चेंज आ गया, बिजनेस बड़े हो गए, तो फिर अब उस केस में हम लोगों को अकाउंट्स बनाने लग गए हैं। ठीक है, यहां तक कि हाँ, बट अब अकाउंट बनाने लग गए, बिल्कुल सही बात। अब देखो आगे चलते हैं। अच्छा, ऑडिट बहुत सारे टाइप की होती है। आपकी फाइनेंशियल ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट होती है, सोशल ऑडिट होती है, कॉस्ट एनर्जी मैनेज, बहुत सारी ऑडिट होती है। हमें जो पढ़ना है वो मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ना है। मैनेजमेंट ऑडिट देखो नाम से बताता है अपना मीनिंग, सिंपली अपने नाम से अपना मीनिंग बता देता है कि भैया मैनेजमेंट से रिलेटेड जो जो काम है उसको चेक करना, उसकी ऑडिट करना। चेक करना कि क्या मैनेजमेंट जो प्लान बनाता है वो सही प्लान है, क्या वो अचीवेबल प्लान है, क्या वो ऐसा तो नहीं लगता कि कोई इम्पॉसिबल सा प्लान बना दिया जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, परफॉर्मेबल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको इंप्लीमेंट कैसे कर रहा है, फिर उसकी मॉनिटरिंग करना, कितना इफेक्टिवली मैनेजमेंट काम कर रहा है, क्या कंप्लायंसेस टाइम पे फुलफिल हो रहे हैं। तो मैनेजमेंट की पूरी फंक्शनिंग को चेक करने को मैनेजमेंट ऑडिट बोलते हैं। और मैनेजमेंट ऑडिट देखा जाए तो कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको अप्रेज करने का भी एक तरीका होता है। हम ये भी बोल सकते हैं ये नॉन रूटीन इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन तो हो रहा है इसके अंदर, लेकिन नॉन रूटीन है। जब आपको जरूरत लगे तब मैनेजमेंट ऑडिट करवा लो, जब जरूरत ना लगे तब मत करवाओ। दूसरी बात, जो मैनेजमेंट ऑडिट करने के लिए बंदा आता है वो जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट पर्सन हो, कोई भी कर सकता है यार, कंपनी का एम्प्लॉय भी कर सकता है। दूसरी बात, अकेला आदमी नहीं आता। ऐसा जरूरी नहीं है कि अकेला आदमी नहीं आएगा। अगर कोई कंपनी सिर्फ एक सिंगल पर्सन से बोले कि आ जाओ और मेरी कंपनी की मैनेजमेंट ऑडिट कर दो तो वो कर सकता है। लेकिन क्या है ना कि मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की ऑडिट करनी पड़ती है, तो हमें बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। एक अकेला आदमी उतनी नॉलेज रख पाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट जो है वो पूरी टीम को बुलाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको जब जरूरत लगे तब मैनेजमेंट ऑडिट करवा सकते हो। उसके अलावा अगर इसके बाद में मैं बात करूं तो मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की फंक्शनिंग को चेक नहीं करता है, बल्कि वो पूरी की पूरी टीम की फंक्शनिंग को चेक करता है। बल्कि वो पूरी की पूरी टीम की, ग्रुप की फंक्शनिंग को चेक करता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि मैनेजमेंट ऑडिट के फायदे बहुत हैं। आप देखो, अगर आप ऑडिट करते हुए चल रहे हो तो आपकी कंपनी के जो लोग हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा, रिसोर्सेज का एफिशिएंटली काम करेगा, इंप्रूवमेंट के नए नए मेथड्स निकालेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज को ही इसके फायदे होते हैं, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनीज को भी फायदे होते हैं। रेलवे में फायदा है, सोशल कॉस्ट बेनिफिट है, टेक ओवर में फायदा हो रहा है, सारफेसी के अंदर देखोगे तो उसके अंदर भी फायदा हो रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी, दोनों को इस बात के फायदे होते हैं। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद में मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट ऑडिट का जो स्कोप है वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है यार कौन सी कंपनी अपने किस डिपार्टमेंट की ऑडिट कराना चाहती है। तो कंपनी की नीड के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप जो है वो बढ़ता और घटता रहता है। और उसका फर्क सिर्फ इतना सा है, वो इसलिए कम या ज्यादा होता रहता है क्योंकि जिस कंपनी को जितनी जरूरत है वो उतने डिपार्टमेंट की ऑडिट करवा लेता है, उतने डिपार्टमेंट की चेकिंग करवा लेता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात अगर मैं करूं तो नेक्स्ट बात आ जाती है ऑब्जेक्टिव्स।
ऑब्जेक्टिव्स में मैंने आपको बताया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो जो चीज हम लोगों ने यहाँ पर बेनिफिट के तौर पर अभी देखी थी और यहाँ पर स्कोप के, वो सेम चीज है। चाहे से आप उसे बेनिफिट बोल दो, चाहे से आप उसे स्कोप बोल दो, चाहे से आप उसे ऑब्जेक्टिव बोल दो, पॉइंट सेम आने हैं। बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना ये जरूरी। उसके बाद में मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले प्लानिंग करो, आखिर आप चाहते क्या हो, उसके हिसाब से चीजों को ऑर्गेनाइज करो, उसके हिसाब से क्वालिफाइड बंदों को अपने यहाँ पर स्टाफिंग रिक्रूट करो, अपॉइंट करो, और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाओ, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। एक लीडर बनाओ जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करे और पूरी अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करे, उसके कंट्रोल में रहना चाहिए सब कुछ, और नए नए तरीके लेकर आओ जिससे लोग जो है वो भी सही तरीके से काम करें। इसको मैनेजमेंट फंक्शन भी बोलते हैं, अगर इसको चाहें तो मैनेजमेंट चेकलिस्ट के नाम से भी बोला जा सकता है। उसके बाद में ये चीज मैंने बताई दी थी, अकेला पर्सन नहीं आता है, पूरी टीम आती है, क्योंकि हमें बहुत सारी स्किल्स की और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। और जो मैनेजमेंट ऑडिट करने के लिए आ रहा है वो ऐसा बंदा होना चाहिए कि वो ये समझ सके कि बिजनेस जो है उसका नेचर क्या है। अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, मैन्युफैक्चरिंग को क्या प्रॉब्लम आती है, मार्केटिंग वाले को क्या प्रॉब्लम आती है। सही तरीके से उनकी प्रॉब्लम को समझ के और फिर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। एक प्लीजिंग आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, डायनेमिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, हर चीज को सही से समझ सको और हर एक्ट की, लॉ की आपको नॉलेज होनी जरूरी है। यहां तक हम लोगों ने अपनी कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज हम अपनी नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ध्यान से आप सभी स्टूडेंट्स को ये देखना है। देखें, ये हैं हमारे जेठालाल और ये हैं हमारे तारक मेहता साहब। ठीक है, ये दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, आपको वो बातचीत सुननी है और समझनी है। ध्यान से देखें सभी बच्चे। जेठालाल जी ने बोला तारक मेहता से, बोलो मेहता साहब मेरी कंपनी में ना सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है। परचेसिंग डिपार्टमेंट एक नंबर है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एक नंबर है, पैकिंग वाला डिपार्टमेंट, डिलीवरी वाला डिपार्टमेंट, रिपेयरिंग वाला डिपार्टमेंट, सब मस्त चल रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सेल्स में कमी लग रही है मेरे को, बस एक ये सेल्स वाला जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर मेरे को कमी नजर आती है, बाकी जो है वो तो एक नंबर सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बोला जेठालाल तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि आखिर कंपनी में वीकनेस क्या है। तुम्हारी जो कंपनी है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तुमने बोला कि सब डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया चल रहे, लेकिन सेल्स वाला डिपार्टमेंट कमजोर चल रहा है। तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि तुम्हारी कंपनी में वीकनेस क्या है। ये मैनेजमेंट ऑडिट के प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। जब भी मैनेजमेंट ऑडिट करी जाती है तो उसका जो हम प्रोसेस देखते हैं उसका फर्स्ट स्टेप होता है ये। उसमें आपको ये पता करना पड़ता है कि आखिर कंपनी में प्रॉब्लम क्या है, आप किस चीज के लिए मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हो, आप किस चीज में सुधार लाना चाहते हो, उस चीज के आप तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, तुम्हारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। लेकिन तारक मेहता साहब ने बोला यार जेठा भाई ये तो बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सेल्स में प्रॉब्लम है, और तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि बाकी में प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स में प्रॉब्लम क्यों लगती है? स्टेप 1 तो चलो तुमने कर लिया, अच्छी बात है, सेल्स में आखिर प्रॉब्लम क्यों लगती है? बोला मेहता साहब मुझे लगता है कि सेल्स हमारी दुकान की, हमारी कंपनी की कम से कम 100 करोड़ की तो होनी चाहिए। तो मेहता साहब बोले कि जेठालाल देखो, तुमने पहला तो प्रॉब्लम देखी कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, और तुमने दूसरा अपने लिए एक स्टैंडर्ड, एक गोल सेट कर लिया कि मुझे यहां तक पहुंचना है, ये अचीव करना है। तुमने स्टेप 2 जो है वो भी कंप्लीट कर लिया। तो पहला स्टेप तुमने अपनी प्रॉब्लम देख ली और दूसरा स्टेप तुमने अपना स्टैंडर्ड सेट कर लिया। फिर जेठालाल बोला देखो तारक मेहता साहब मैं आपको एक्चुअल में एक बात बता दूं,
एक्चुअल बात जो है वो ये है कि अभी जो मेरी प्रेजेंट सेल चल रही है मेरी कंपनी की वो 70 करोड़ रुपए, और मैंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है 100 करोड़ का। 70 करोड़ तो मैं कमा लेता हूं, इतना तो मैं बेच देता हूं अपनी कंपनी में हर साल, मुझे 100 करोड़ बेचना है। तो तारक मेहता जी बोले कि जेठा भैया देख, तूने पहली स्टेप पूरी कर ली थी, तुझे ये पता चल गई तेरी कंपनी में प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, तूने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर लिया। तीसरा, तूने अपने लिए जो स्टैंडर्ड सेट करा था पहले वाले स्टेप में 100 करोड़ का, वो स्टैंडर्ड अचीवेबल है। ऐसा नहीं है तूने हवा में तीर मार दिया कि तू अभी 70 करोड़ पे बैठा है एक्चुअली में, और तू सोच रहा है 700 करोड़ कमाने की। ये तो फर्जी फालतू की बात है, बकवास है ये तो। हाँ, लेकिन 70 करोड़ से 100 करोड़ का स्टैंडर्ड तय किया तो तूने अपना तीसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया। तुमने चेक कर लिया कि एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल रिजल्ट स्टैंडर्ड को अचीव कर सकता है। तो पहली स्टेप प्रॉब्लम पता करो, सेकंड स्टेप अपना स्टैंडर्ड बनाओ कि आखिर आप पहुंचना कहां चाह रहे हो, और अपनी एक्चुअल हालत देखो। और अब देखो कि तुम्हारी जो एक्चुअल हालत है और जो स्टैंडर्ड गोल सेट किया है वो सही है ना, अचीव करने तो लायक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं फालतू की बात कर। नेक्स्ट अब देखो, जेठालाल बोला बोला मेहता साहब मैं सोच रहा हूं इसके लिए ना पेटीएम से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर लूं। क्या है ना, कंपनी में मैं किस अब कैश ले रहा हूं, कोई कैश में खरीदता है तो देता हूं, और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करता है तो मैं मना कर देता हूं। मैं सोच रहा हूँ पेटीएम, गूगल पे, फलाना ढीकना ये भी लेना एक्सेप्ट कर लूं। और जो मेरा बंदा है ना बागा, वो बहुत बढ़िया काम करता है, उसका भाई है एक रागा, उसको भी नौकरी पे रख लेता हूं। तारक मेहता जी बोले बोले देख जेठालाल, मैं तेरे को शुरुआत से सब बात बता दूं। तेरी पहली स्टेप थी तूने प्रॉब्लम पता करी, दूसरी स्टेप तूने स्टैंडर्ड सेट किया, तीसरा स्टेप तूने जो गोल था स्टैंडर्ड था और जो एक्चुअल रिजल्ट था उसके बीच में ये देखा कि क्या वो अचीव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और फिर फोर्थ स्टेप अगर देखा जाए तो तुझे ये पता चल गया कि आखिर इसको अचीव कैसे करेगा, तेरे को प्रोसेस समझ में आ गया, तूने अपने हथियार ले लिए कि मैं इस तरीके से इसको अचीव करूंगा। ये तूने अपना फोर्थ स्टेप कर लिया। सबसे पहले देखो मैनेजमेंट करना किस बात का है, फिर उसके हिसाब से स्टैंडर्ड सेट करो। फिर ये देखो कि जो स्टैंडर्ड तुमने सेट किया है क्या वो अचीवेबल है या सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर अब तुम एक काम करो, प्रोसीजर बनाओ कि कैसे तुम अपने स्टैंडर्ड को अचीव कर पाओगे, और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करो कि तुमने जो किया वो सही से किया कि गलत किया। अगर गलत किया तो दोबारा से उसको सही तरीके से करना। इसको बोला जाता है स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। सभी स्टूडेंट मेरे को बताएंगे क्या ये समझ में आया आपको प्रोसेस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मैनेजमेंट ऑडिट के स्टेप्स क्या होते हैं, क्या आप लिख पाओगे? बहुत ही सिंपल है बच्चों, है ना, क्लियर है, ओके वेरी गुड। चलो अब चलते, अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेझिझक आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिएगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को, और आप लोग अगर चाहे बच्चों तो अपनी कॉपी में मैं जो जो एग्जाम्पल बताऊं उसको शॉर्ट में अपने लिए लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। देखें, जो बच्चे अभी लाइव पढ़ रहे हैं वो लिख सकते हैं, और जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे डायरेक्टली हैं उनके लिए मैं नोट्स भेज ही रहा हूं, देखे अब आराम से आप। अब हम बात कर रहे हैं टेक्निक्स क्या है मैनेजमेंट ऑडिट की, टेक्निक्स क्या है मैनेजमेंट ऑडिट की। अब देखिए, मैं आप लोगों को अलग अलग टेक्निक्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप अपनी कंपनी की मैनेजमेंट ऑडिट को और बेहतर बना सकते हैं। अब ये जो पहली टेक्निक है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताना चाहिए या मुझे बताने की जरूरत है। पहली टेक्निक बोलती है अकाउंटिंग या इकोनॉमिक टेक्निक, और ये चीज ना आपने बहुत डिटेल में पढ़ी है। आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत अच्छे से पढ़ी है, मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत अच्छे से पढ़ी है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये सब पढ़े, ये आपने बीकॉम के अंदर भी पढ़े हैं और आपने अपने कोर्स में भी पढ़े होंगे। तो अकाउंटिंग जो टेक्निक है, इकोनॉमिक जो टेक्निक है, वो तो बोलता है ब्रेक इवन देख लो। अगर कोई भी कंपनी काम कर रही है तो उसका सबसे पहला यही होना चाहिए कि अगर मैं प्रॉफिट ना कमा पाऊं
तो कम से कम मैं लॉस में भी ना जा पाऊं, ब्रेक इवन पे चले गाड़ी, एटलीस्ट कम से कम। फिर उसके बाद ये सब मेथड है, ये आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकली पढ़े हुए होंगे। हम चलते हैं अपनी दूसरी टेक्निक पे, जहां पे मेरा काम स्टार्ट होता है। दूसरी देखें, साइंटिफिक टेक्निक। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बच्चों आपको जवाब देना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मुझे एक चीज बता दो इतनी सी, आज अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो रजिस्टर के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना प्रेफर करोगे या कंप्यूटर के अंदर? रजिस्टर में करोगे या कंप्यूटर में करोगे? कंप्यूटर में करोगे। क्यों करोगे कंप्यूटर में भाई, क्यों करोगे? क्यों करोगे? कोई वजह है इसकी या ऐसे बस फालतू? वजह है जी, बिल्कुल वजह है। वजह ये है कि सबसे पहली बात तो सेफ रहेगा, इसका बैकअप लेके भी रख सकते हैं हम लोग, इसको बहुत इजीली ट्रांसफर भी किया जा सकता है, बिना विदाउट एनी कॉस्ट रिकॉर्ड हो जाता है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब चाहें तब इसको रिट्राइव कर सकते हैं, बहुत इजीली रिट्राइव हो जाएगा, बहुत इजीली हम इसे ढूंढ पाएंगे। यहाँ पे तो खतरा ही खतरा है, खो गया, रजिस्टर कितने सारे बनाऊं, चोरी हो गया, चूहा खा गया, आग लग गई, ट्रांसफर करना है तो पैसे लगेंगे, यहाँ तो मेल भेजो, खत्म किस्सा। आजकल तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इतने सारे कुछ चल गए हैं, तो आप कंप्यूटर से करोगे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक चीज और बता दो यार, एक चीज और बता दो कि आप जब कभी भी अगर कंपनी में काम कर रहे हो, तो पूरा काम खुद करोगे या फिर उसको लोगों में बांट दोगे? क्या करोगे सोचो, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो पूरा का पूरा काम आप खुद कर लो, या फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ना, इससे क्या होगा, इससे जल्दी होगा काम और चांसेस कम होंगे गलती होने के। तो साइंटिफिक टेक्निक के अंदर कंप्यूटर मॉडल्स को अपनाओ, नेटवर्क एनालिसिस। तीसरे पर आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वेब सीरीज देखी है क्या आपने? ये देखिए क्या, कोटा फैक्ट्री नाम की एक वेब सीरीज आई थी, देखिए क्या आप लोगों ने? कोटा फैक्ट्री नाम की एक वेब सीरीज है, नहीं देखी? चलो मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। कोटा फैक्ट्री नाम की ना एक वेब सीरीज है, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, जहां तक मेरी नॉलेज है। और इसके 2 पार्ट आ गए, मैं सेकंड पार्ट में समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना। इसमें एक टीचर होता है, टीचर, ये इंजीनियरिंग आईआईटी के ऊपर बेस्ड है। टीचर होता है, उसका नाम होता है जीतू भैया। टीचर है, उसका नाम है जीतू भैया। प्रैक्टिकली आप देखो ना, तो एक्चुअल में एक इंस्टीट्यूट है फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला करके एक इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़े लेवल पे खेल रहा है आज के वक्त पे, ये बहुत मेहनत करी है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं उससे मिलती जुलती है। तो जीतू भैया करके एक टीचर होता है, वो बहुत ही फेमस आदमी है और बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चों से बहुत ही पढ़ाता एक नंबर है और फेमिलियर बहुत ज्यादा होता है। कहीं पढ़ा रहा होता है कोचिंग में, फिर वो खुद की कोचिंग स्टार्ट करता है। तो वो टीचर देख लेता है, जो खुद पढ़ा रहा है वो तो सब्जेक्ट पढ़ा ही लेगा, एक दो टीचर और देख लेता है। मैथ्स के लिए उसको टीचर चाहिए होता है, ध्यान से सुनना। अब मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। मैथ्स के लिए उसको टीचर चाहिए होता है, तो वो एक जाता है दूसरे टीचर के पास में, मैथ्स के टीचर के पास में, है ना। नाम नहीं जानता मैं इनका कौन है, बहुत बड़े एक्टर हैं ये भी। मैथ्स टीचर के पास में जाता है, वो बंदा देखो क्या बोलता है, अब इनकी कॉन्वर्सेशन सुनना। ये बॉस है जीतू भैया, इस वक्त की खुद की कोचिंग है, ये फैकल्टी की तरह वहां पे है। ये बोलता है, बोला सर हम चाहते हैं आप आ जाओ और मजे आ जाएंगे, और साहब पढ़ा हुआ आप, और बताओ क्या टर्म्स कंडीशंस है। ये बोलता है टर्म्स कंडीशंस कुछ नहीं है, जो है वो एक बार सुन लो, दोबारा नहीं बोलूंगा। सप्ते में 6 दिन पढ़ाऊंगा, संडे को मैं किसी भी हालत में क्लास नहीं लूंगा, चाहे दुनिया में उलट पुलट कुछ भी हो जाए। पूरे साल में 8 छुट्टियां लूंगा, लेकिन लूंगा सिर्फ 8, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट में करके चलूंगा आपके साथ में, चाहे से आपका इंस्टीट्यूट बंद हो जाए, चाहे से आप मर जाओ, मैं 2 साल की सैलरी आपसे लूंगा, आपके घर वालों से लूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं एक नंबर। छुट्टियां सिर्फ 8 लूंगा, टाइम पर आऊंगा, टाइम पर क्लास छोड़ूंगा, पढ़ाने में कोई कमी नजर नहीं आएगी। संडे को किसी भी हालत में मैं क्लास नहीं लूंगा। 2 साल। और इसका डायलॉग पता है क्या होता है? डायलॉग ये होता है कि जीतू भैया पढ़ा तो हम आपके साथ में लेंगे, मैथ्स वर्क करनी चाहिए।
मैथ्स वर्क का मतलब है सैलरी बढ़िया दे दो और 2 साल की सिक्योरिटी दे दो कि 2 साल तक आप मुझे दोगे ही दोगे। अगर कल को आपका इंस्टीट्यूट नहीं चला, आपने बंद करा, तो भी मेरे पास में 2 साल की सैलरी आती रहेगी। आज के वक्त ये जरूरी है कि आप जब भी कोई भी काम कर रहे हो ना, तो हर चीज की मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग करके चलो। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं पैसे के तौर पे कि आप अपना बजट सही से बनाकर चलो, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी चीजें आपने मॉडल्स यूज करे हैं या जो भी नेटवर्क यूज करा है, उसको कोशिश करो कि वो हो तो कॉम्पिटेंट, बढ़िया लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, बट बहुत ज्यादा खर्चीला ना हो, वो बहुत ज्यादा खर्चीला ना हो, कंपनी के बजट के अंदर वो आता हो। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑडिट की टेक्निक्स क्या होंगी। एक है अकाउंटिंग या इकोनॉमिक टेक्निक, ये तो सिंपल इकोनॉमिक टेक्निक है। इसके अंदर एक आती है साइंटिफिक टेक्निक, जिसमें आते हैं कंप्यूटर मॉडल्स, मतलब आप कंप्यूटर के थ्रू काम करोगे, उससे क्या होगा, जल्दी से आप चीजों को रिट्राइव कर सकते हो, बहुत जल्दी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। लोगों में एक दूसरे में आप बांटोगे, जिससे जल्दी से काम आप कंप्लीट कर पाओगे। और मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग करके जरूर चलोगे, हर तरीके से, कंप्यूटर के अंदर भी और कंपनी के अंदर भी मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग करके चलनी पड़ेगी। मुझे बताएं बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पॉइंट? अगर नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझा सकता हूँ। एक बार चैट पे रिप्लाई करें, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। अब देखें इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है मेरे पास में कि सर मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग वाला एक और समझा दो। बिल्कुल समझा देते प्रतिभा। इसके लिए मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा बच्चा, 2 क्वेश्चन का जवाब दे दो, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन मुझे ये बताओ प्रतिभा, अगर आप अपना आंसर लिख रही हो, या आप कोई डॉक्यूमेंट बना रही हो, या आप कुछ भी कर रही हो, तो मेरे को इतना सा बता दो कि आप नॉर्मली ऐसे लिखती हो या फिर 92 ऐसे लिखती हो? कैसे लिखते हो? ऐसे 92 ऐसे लिखते हो, या फिर प्रॉपरली 81 81 ऐसे लिखते हो, या ऐसे लिखते हो ना? ऐसे क्यों लिखते हो? अच्छा, एक और चीज, चलो आपने बोला कि सर मैं ऐसे लिखती हूँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक और चीज बताओ यार, अगर आप कोई ऐसे पढ़ रहे, कोई भी चीज आपकी अचानक से नजर पड़ी, आप जल्दी से इसको समझोगे या जल्दी से इसको समझोगे? जल्दी से ना हम इसको समझ पाएंगे, क्योंकि ये हमारी आदत में है। हम इसको समझ पाएंगे, 92, 81, 78, 67, हम जल्दी से समझ जाएंगे। अगर मैं यहीं पे ये लिख दूं 67, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप पढ़ोगे अच्छे से। 67, अच्छा 67, पहले तो आप 67 पढ़ोगे, उसके बाद अपने माइंड में इनको कन्वर्ट करोगे, तब जाके बोलोगे हाँ हाँ आ गया समझ में। ये क्या है ना कि अगर आप कभी भी कुछ भी बना रहे हो ना, तो उसकी मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग हो ना, तो जल्दी से वो चीजें समझ में आती हैं, इनमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। पहला बात। दूसरा बात है एक्सपेंडिचर से, कि आप कोई भी काम करोगी ना, तो हमेशा ये तो देखकर चलोगी ना कि आपका खर्चा कितना हो रहा है और आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट है कि नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, चलो आज तो आप सीएमए कर रहे हो मान लो सीएमए करने में फाउंडेशन पढ़ी, इंटर पढ़ी, फाइनल पढ़ी, फिर आप चलो फाइनल में पास हो गए, और क्या नाम है, ट्रेनिंग लग गई, ट्रेनिंग पे तो पैसा मिलता है। मैं बोल रहा हूँ फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, ये तीनों पढ़ने के मान लो आपने टोटल आपका खर्चा 5 लाख बैठा दिया, सब कुछ मिला मिलू के बात कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए आपने खर्चा कर दिया 3-4 साल में, रहना खाना पीना, बुक्स, ऑल दैट, कोचिंग्स, ऑल दैट, सब कुछ। अब आपकी जॉब लगी, जॉब बढ़िया लगी यार, आप कमा रही हो महीने का 1 लाख रुपया, तो देखो ये सही है, 5 महीने में अपनी पूरी कॉस्ट रिकवर कर दी, उसके बाद में आप प्रॉफिट में हो, आप अपने लिए और घर वालों के लिए कमा के दे रही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार एक बात बताओ, अगर ऐसा ना होता, आपका खर्चा लगा 5 लाख, और आपको जो जॉब मिली है वो महीने का 1 लाख रुपए नहीं मिलती, वो महीने का 5,000 रुपए देती है। अब मुझे बताओ कि कितने, क्या जितने लोग आज सीएमए कर रहे हैं, क्या उतने ही लोग सीएमए करना चाहेंगे या कहीं और पर मूव कर जाएंगे? अगर आप महीने का 5,000 कमाती हो ना, तो 5 लाख रुपए कमाने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप 1 साल में सिर्फ 60,000 रुपए कमा पा रही हो आप। तो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग भी करना जरूरी है कि जितना हम खर्चा कर रहे हैं, क्या उतना हमें रिटर्न में आ जाएगा। तो ये होता है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड।
मुझे बताएं, अब आया समझ में प्रतिभा यहाँ तक की कहानी? ओके, वेरी गुड। तो अभी तक देखो हम लोगों ने टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ रहे थे। एक तो अकाउंटिंग या इकोनॉमिक टेक्निक पढ़ ली थी, एक हमने साइंटिफिक टेक्निक पढ़ ली थी। अब इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक पे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहला आता है एक्टिविटी सैंपलिंग। आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा एसपीएम। एसपीएम सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने अपने स्टडी नोट 2 के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। उस स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में आपने ये पढ़ा होगा हर कंपनी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं है। प्लस जो स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट के थ्रू सेट किए गए या इंटरनेशनल गवर्नमेंट के थ्रू सेट किए गए, उनको हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी मीट कर पाती है कि नहीं कर पाती। और उसको चेक करने के लिए बहुत बार हमको सैंपल लेना पड़ता है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का, और फिर उसे चेक करना पड़ता है। कमी होती है तो क्वालिटी बेहतर करनी होती है। एक्टिविटी सैंपलिंग, ये वही चीज है, ये सेम चीज है, 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 सेम चीज। ठीक है, तो मुझे बताएं ये वाली बात रिकॉल हुई आपको? ये आया, पहला पॉइंट समझ में आया? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अगर डाउट है मैं दोबारा से बोल रहा हूं, आप लोग बहुत आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक के अंदर पहला तो हुआ कि जो सैंपल है उसके थ्रू चेक कर लो कि क्या हमारी क्वालिटी बेहतर है कि नहीं है। अब आओ मेन चीज पर आ जाओ। अब देखो आप लोग, ये है नंदू और ये है साहब हमारे राजा बाबू। इनकी बातें सुनो आप। देखो नंदू बोल रहा है राजा बाबू से, बोल राजा बाबू ये मोंटे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक क्या होता है? राजा बाबू ने बोला, बोला यार नंदू, यार ये तो मैथ्स का काम है यार, ज्यादातर इंजीनियरिंग वाले लोग पढ़ रहे हैं इसको, तू क्यों पूछ रहा है? बोला मेरे को मैनेजमेंट ऑडिट की एक टेक्निक के नजरिए से इसको देखना है कि क्या हमारे लिए ये काम आ सकता है। मुझे पता है ये मैथ्स का है, ये भी आगे पढ़ने वाले सब चीजें मैथ्स की है, मुझे जानता हूं मैं इन चीजों को, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, नॉर्मली साइंस से रिलेटेड है ये, मैथ्स और साइंस से। बट मुझे फिर भी मैं मैनेजमेंट ऑडिट की एक टेक्निक के तौर पे इसको देखना चाह रहा हूं, क्या ये मेरे लिए फायदेमंद हो सकती है? मुझे बताओ ना, मोंटे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक क्या होती है? बोलो नंदू, इस टेक्निक में कोई भी तुम्हारा टारगेट है, कोई भी चीज है जो तुमको इंप्रूव करनी है, सुधारनी है, तुम उसके बारे में बातचीत करना चाहते हो, जो भी टारगेट है, तुम उसको अचीव करने के अलग अलग प्रोबेबिलिटीज बनाते हो, अलग अलग मेथड बनाते हो, है ना? अलग, जैसे कोई मूवी बनती है, कोई मूवी बनती है, तो बाहुबली मूवी जब बनी थी, बाहुबली, तो बोला जाता है कि बाहुबली मूवी के जो एंडिंग थी ना, बाहुबली मूवी की जो एंडिंग थी ना, ऐसा बोलते हैं कि 5 एंडिंग डिसाइड करी थी, 5 शूट करे थे, अलग अलग तरह की एंडिंग करी थी राजा मौली जो डायरेक्टर था। और फिर उनको उसने बहुत सारे लोगों को दिखाया, और फिर उसने तय किया कि यार इनमें से जो सबसे ज्यादा पर बढ़िया रेस्पॉन्स आ रहा है ना, उसी को हम रिलीज कर देंगे। यही होता है मोंटे कार्लो सिमुलेशन। इस टेक्निक में किसी भी टारगेट की हम बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज, इसको ऐसे भी अचीव कर सकते हैं, इस मेथड से, इस सैंपल से, इस मॉडल से, ऐसे करते हैं। और जो हमें सबसे बेस्ट लगता है ना, वो ऑप्ट कर लेते हैं, वो वाला मेथड हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए ऑप्ट कर लेते हैं। ये होता है मोंटे कार्लो सिमुलेशन। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स आते हैं और फिर उसमें से देखा जाता है जो बेस्ट चीज है उसको अचीव हम कर लेते हैं, बिल्कुल बेस्ट अल्टरनेट को चूज करते हैं। तो मैं दोबारा से बोलता हूं बच्चों, स्टैटिस्टिकल टेक्निक के अंदर पहला तो एक्टिविटी सैंपलिंग है, ये इजी है। मोंटे कार्लो सिमुलेशन, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपके मॉड्यूल में सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, अंदर कुछ भी चीज ज्यादा समझाई नहीं है, बट यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। सभी बच्चे बताएं मोंटे कार्लो सिमुलेशन क्लियर है? अगर डाउट है बिंदास पूछ सकते हो आप। तो देखो अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट ऑडिट की टेक्निक्स। इसमें सबसे पहले हमने अकाउंटिंग टेक्निक की बात करी, वो आपके कैश फ्लो मेथड आ जाता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट बेनिफिट, ब्रेक इवन, ये चीज। साइंटिफिक में आता है कंप्यूटर के थ्रू यूज करो, नेटवर्क एनालिसिस बताओ, मैथ्स वर्क करनी चाहिए आपकी। स्टैटिस्टिकल टेक्निक के अंदर एक तो एक्टिविटी सैंपल के थ्रू चेक करो कि क्या क्वालिटी को मीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना? हाँ, और एक आ जाता है मोंटे कार्लो
सिमुलेशन। मोंटे कार्लो सिमुलेशन जो है उसका मतलब होता है बहुत सारे आप पहले प्रोबेबिलिटीज बना दो, इसको ऐसे अचीव करूं, ऐसे भी करूं, ऐसे भी करूं, ऐसे भी करूं, ऐसे भी करूं, और फिर देखो कौन सा वाला सबसे बेस्ट है, उसको यूज कर लो। नंदू को यह बात समझ में आ गई साहब। नंदू बोला बोला राजा बाबू ये एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग टेक्निक क्या होती है, ये भी तो समझा दो ना यार मेरे को। तो राजा बाबू बोले बोला नंदू ये एक तरीके से रूल ऑफ थंब टेक्निक है। इसमें हम इमीडिएट फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। इसमें हम इमीडिएट फ्यूचर को, इमीडिएट, बहुत दोबारा से सुनिएगा, इसमें हम इमीडिएट फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को मोल्ड कर लेते हैं। जैसे होता है आप देखो जैसे होता है आप देखो, जो बंदा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो करंट अफेयर्स में देखता है कि करंट अफेयर्स में ऐसा कौन सा मुद्दा है जो ज्यादा उछल गया, हो सकता है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, उसकी वो ज्यादा तैयारी करता है। उसने फोरकास्ट कर लिया कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, उसके ऊपर ज्यादा तैयारी कर लेता है। मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजर की जो शॉप्स हैं उनके अंदर अगर आप देखोगे तो अब की बार यूरिया और डीएपी की सप्लाई कम हो रही है, तो बंदा क्या करता है, अगर उसे ये पता लग जाता है ऐसा कम है तो कहीं ना कहीं से पहले से अरेंज करके रख लेता है जिससे मार्केट में खुद बेच सके और पैसा कमा सके। अगर मान लो किसी पेट्रोल पंप वाले डीलर को ये पता लग जाता है कि शायद पेट्रोल पंप की प्राइस, पेट्रोल की या डीजल की प्राइस कल को बढ़ने वाली है, तो वो डिपो से पहले ही सस्ते दामों में मंगवा लेता है और फिर महंगे दामों में उसको, डिपेंड करता है। आप इमीडिएट फ्यूचर को फोरकास्ट करके काम करते तो पूरा, अब सोचो कोई एक कंपनी है, उसका एक बहुत लंबा चौड़ा इतना बड़ा मैनेजमेंट बैठा है, इतने सारे लोग बैठे हैं, वो सब लोग जो है वो फोरकास्ट करेंगे कि मार्केट में अब की बार ऐसा होगा या वैसा होगा या वैसा होगा, और फिर उस हिसाब से वो अपने कामों को करने लग जाएंगे। तो कंपनी जो है वो चांसेस होंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अचीव कर सके। तो मुझे बताइए बच्चे, क्या ये समझ में आया एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का मतलब क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये समझ में आया एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग? तो स्टैटिस्टिकल के अंदर एक्टिविटी सैंपलिंग हमने पढ़ा, मोंटे कार्लो सिमुलेशन हमने पढ़ा, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग हमने पढ़ा। नेक्स्ट आ जाता है, नंदू बोला बोला राजा बाबू ये इंटर, दोबारा से सुन लेना, इंटर फर्म कंपैरिजन टेक्निक क्या होता है? बोला देख इंट्रा शब्द जो है ना, अगर इंट्रा की बात करें, अगर इंट्रा शब्द की बात करें तो उसका मतलब होता है विद इन, मतलब एक के अंदर, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मतलब एक दूसरे के बीच में। तो इंटर का मतलब है जिस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं उसमें जितने भी काम करने वाली कंपनीज हैं उन सबके बीच में बिटवीन कंपैरिजन करना। और अगर इंट्रा होता तो उसका मतलब है कंपनी अपने अंदर ही कर रही है, बिल्कुल किसी दूसरी फर्म से कंपैरिजन करना। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आज आप बिल्कुल किसी से कॉम्पीट करना छोड़ दोगे तो फिर उस केस में कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस में गिरावट आ सकती है। आप अगर कंपटीशन के हिसाब से काम करोगे तो फिर उस केस में देखा जाए, जैसे आप देखिए अभी कल परसों कुछ मैच चल रहे हैं इंडिया के, मैंने न्यूज में देखा, उसमें न्यूज में काफी वो आ रहा है कि इंडिया ऐसा वैसा, लोग बोल रहे हैं कि इंडिया इसलिए भी हार गई क्योंकि इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हम तो दूसरी टीमों को बहुत आराम से हरा देंगे, हमारे पास में तो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी कॉम्पिटेंट करने वाली जो एक भावना होती है वो शायद कहीं पे खत्म हो गई हो, इसलिए उन्होंने इतने अच्छे से नहीं खेला हो सकता है। मैं एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है, प्लेयर बहुत बढ़िया है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि टेक्निक्स क्या है मैनेजमेंट ऑडिट की, एक अकाउंटिंग इकोनॉमिक टेक्निक है, ये तो सिंपल मेथड्स हैं। साइंटिफिक टेक्निक में कंप्यूटर के थ्रू काम करो, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो काम को और मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग करके चलो। यहाँ पर एक्टिविटी सैंपलिंग करो, मोंटे कार्लो सिमुलेशन होना चाहिए, बेस्ट प्रोबेबिलिटी जो है उसको उठा लो, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग होनी चाहिए, इमीडिएट फ्यूचर को फोरकास्ट कर दो, और इंटर फर्म कंपैरिजन। यहां तक एक बार बच्चे बताने आपको क्लियर है ना? फिर मैं आगे चलता हूं बच्चों, फिर मैं आगे चलिए। अब इसके बाद में देखिए दो टेक्निक और बची हैं, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। अब एक आ जाता है पर्सोनेल टेक्निक, ये पर्सनल नहीं है पर्सोनेल है, इसका मतलब है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, इसका मतलब है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड पर्सोनेल टेक्निक। इसका देखिए सबसे पहला होता है एटीट्यूड सर्वे। एटीट्यूड सर्वे का मतलब क्या होता है, आप मार्केट में जाओ और ये पता लगाओ कि कंज्यूमर जो है
क्या आप उसे समझ पा रहे हो और क्या कंज्यूमर की नीड और चॉइस के हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट दे पा रहे हो। अगर कहीं पर गलती है तो पता तो करो कि कंज्यूमर किस बात पर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तब जाकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा मार्केट में ग्राउंड लेवल पर जाकर कि आखिर प्रॉब्लम आ कहां रही है। देखो मैं आपको बताऊं, एक्चुअली में आप खुद सोचिएगा, आप इंडिया के लेवल पे सोचो एक बार। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन में बैठा कोई मंत्री, बड़ा मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये जो लोग हैं ना, ये नहीं चाहते, कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि गांव में मॉडर्नाइजेशन ना हो। ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं गांव मॉडर्न हो, भला हो। क्योंकि बंदा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही करप्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये लोग चाहते हैं और ये लोग पैसा भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग पैसा नहीं देते हैं गांव को डेवलप करने के लिए, पैसा देते हैं साहब। लेकिन क्या होता है, जो स्टेट का मंत्री होता है ना, स्टेट का मंत्री उसमें से थोड़ा रख लेता है, बाकी फिर वो भी देता है क्योंकि वो भी चाहता है गांव डेवलप हो। लेकिन जो छोटे 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 भिखारी बैठे हैं ना, कलेक्टर हो गया और फिर एसपी हो गया, है ना, तहसीलदार हो गया, ये लोग जो है, इनको खाने को मिलता नहीं है तो इनके पास में बिजली घर में जेईएन हो गया, इनको जो मिलता है ना हाथ पड़ जाता है, वो उसको खा जाते और आगे गांव में जाने नहीं देते। आपको सर्वे करना, इसीलिए तो आप देखिए, आप अगर आज आईएएस बन जाते हो, आप आईपीएस बन जाते हो, तो ट्रेनिंग पर पता है क्या करा जाता है, आपको गांव में भेजा जाता है, लोगों के पास ग्राउंड लेवल पे बोला जाता है आपको पता है ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, क्या आपको फायदा मिला, बोला नहीं मिला। फिर वहां से शुरुआत होती है कि किसने खाया किसने खाया। आपको सर्वे तो करना पड़ेगा कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या है, वो चाह क्या रहे। अगर आप सोचो कि मेरा प्रोडक्ट बढ़िया है और आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर को पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर आप फेल हो जाओगे ना। कंज्यूमर की नीड को समझना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है एर्गोनॉमिक, मतलब मैन मशीन की रिलेशनशिप। अब एग्जांपल के तौर पर आप समझिएगा, इसको डिलेमा बोला जाता है। डिलेमा, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझे आप। देखिए क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि अब हर कंट्री ये चाहती है कि वो डेवलप हो, और हर कंट्री ये चाहती है कि वो ज्यादा मशीनों का यूज करे, नई टेक्नोलॉजी का यूज करे। इससे होगा क्या, इससे हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, कम टाइम में बनाएंगे, खर्चा कम होगा, तो जो प्रोडक्ट है वो एट लास्ट सस्ता बिकेगा। तो देखो कितने सारे फायदे हो रहे हैं। लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान ये कि जो पुराने लोग हैं, जो पुराने लोग हैं ना यार, उनको ये नई मशीन टेक्नोलॉजी आ नहीं रही है चलानी, और अब वो उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो कुछ ज्यादा सीखना नहीं चाहते हैं क्योंकि जिंदगी काफी जी ली है उन्होंने। अब वो मशीन, उनके मैन और मशीन की रिलेशनशिप सही नहीं हो पा रही है यार, उन्हें चलाना आ नहीं रहा है, और सही तरीके से मशीन नहीं चल पाएगी तो खराब हो जाएगी, कॉस्ट ज्यादा देगी। इनको हटा दें तो अनएम्प्लॉयमेंट, और इनको कौन संभाले, इनको रखें तो पूरी जो मार्केट की इकोनॉमी है वो गड़बड़ा रही है। तो उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा कि एक मशीन पर स्किल्ड बंदा लगा दो जो मशीन को चलाना जानता हो, और उसके हेल्प के लिए इन लोगों को वहां पर यूज करो। एक तरीका ये हो सकता है। तो ये भी एक टेक्निक होती है जिसमें देखा जाता है। इसके अलावा ट्रेनिंग भी दी जाती है लोगों को। इवन आप कॉल सेंटर में जाओ तो ट्रेनिंग दी जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी का मेजरमेंट किया जाता है, कंपनी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। आ रही है यहां तक की बात समझ में? तो मुझे बताएं बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं दोबारा से बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्निक। एक है अकाउंटिंग इकोनॉमिक टेक्निक, एक है साइंटिफिक जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क और मैथमेटिकल आया, एक है स्टैटिस्टिकल जिसमें मोंटे कार्लो सिमुलेशन, एक्सपोनेंशियल एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन आया, और फिर हम लोगों ने नेक्स्ट देखा पर्सनल टेक्निक। इसमें कंज्यूमर के साथ में एक्चुअल में सर्वे करो, उनके मैन मेड रिलेशनशिप को देखो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिबिलिटी को संभालो। यहां तक क्लियर है? ओके, अब चलते हैं हमारी लास्ट टेक्निक पे। लास्ट है जनरल टेक्निक। बहुत आराम से देखना है आपको, बहुत आराम से सुने। नंदू ने राजा बाबू से बोला, बोला राजा बाबू ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? बोला ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि देख, अगर कोई एक प्रॉब्लम आई, बोला ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब पता है क्या होता है? बहुत आसान से मैं बोलूं, बोला ब्रेन स्टॉर्मिंग जो टेक्निक है ना,
वो इंडिया के हर इंसान को बचपन से बताई जाती है, जब से वो थोड़ा सा समझदार होता है, पैदा हुआ उसके बाद समझदार होता है। घर में उसको ये बोला जाता है कि बेटा तुझको कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो घर वालों के पास में लेकर आना बेटा, घर में ना बहुत सारे लोग हैं, उस प्रॉब्लम के ना हम इतने 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 सॉल्यूशन देंगे बेटा, जिससे क्या होगा वो प्रॉब्लम जो है ना वो आराम से सॉल्व करी जा सकेगी। ये होता है बेटा ब्रेन स्टॉर्मिंग। हमने देख कितने सारे ब्रेन यूज करे, अगर तू अकेला उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता तू अपना ब्रेन यूज करता यार, लेकिन देख हमने यहां पर कितने सारे ब्रेन्स यूज कर लिए, ब्रेन का स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया दिमाग का। ये ब्रेन ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है नंदू। इस टेक्निक में किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफी सारे लिस्ट ऑफ आइडियाज बहुत सारे मेंबर्स से कलेक्ट करते हैं और फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा जब भी किसी आपके घर में कभी ऐसा हो बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी के नहीं आनी चाहिए बट आ गई, आप अपने घर वालों से उसको डिस्कस करते हो तो पिताजी बोलेंगे बेटा ऐसे सॉल्व हो जाएगी, तो मम्मी बोलेंगे हाँ सॉल्व तो हो जाएगी पर इसमें ये भी तो दिक्कत आ सकती है, तो भैया बोलेगा इसको तो हम ऐसे निपटा लेंगे, बहन बोलेगी इसको ऐसे निपटा लेंगे। तो अब देखो जो जो मुसीबतें आ सकती थी उनके भी आपने पहले से सॉल्यूशन ले लिए, कितने सारे ब्रेन यूज हुए आपके घर में और स्टॉर्म आ गया। तो देखा जाए तो ये जनरल टेक्निक है, ऐसा यूज करते हैं हम लोग, करते हैं ऐसा। फिर नंदू ने बोला राजा बाबू ये ट्रांसफर प्राइसिंग टेक्निक क्या होता है? बोले नंदू इस टेक्निक के थ्रू हम आर्म लेंथ प्राइस चेक करते हैं एक ट्रांजैक्शन की। तो नंदू और कंफ्यूज हो गया, बहुत ध्यान से सुनने बच्चों। नंदू ने बोला ट्रांसफर प्राइसिंग टेक्निक क्या होता है? बोला हम इससे आर्म लेंथ प्राइस चेक करते हैं। बोला आर्म लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है? बोला देख एग्जाम्पल के तौर पे समझ, एग्जाम्पल के तौर पे ये देखें कि एक कंपनी है गोदरेज इंटीरियो, उसके पास में खान एसोसिएट ये एक फर्म है, ये लोग आए बोले हमने अपना एक नया ऑफिस खोला है, हमको जो है कुछ चेयर्स चाहिए, तो इन्होंने 25 चेयर मांगी बढ़िया क्वालिटी की, इनको पड़ी 50,000 रुपए की, इनको पड़ी 50,000 रुपए की। अच्छा ये सोहेल खान जो है ना इसका मेंबर जो है वो गोदरेज के मालिक के बेटे को जानता है, ये लोग जिम में मिलते हैं। सोहेल खान जब जिम करने जाता है एक्सरसाइज करने तो इसके मालिक का बेटा वहीं पे मिलता है इसको, तो हो गई थोड़ी बहुत जान पहचान, मिलजुल ली है थोड़ा बहुत। गए यहां पर तो 25 चेयर ली, 50,000 रुपए में मिली। अब देखिए, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर गोदरेज कंपनी ने अगर गोदरेज कंपनी ने इस खान एसोसिएट्स फर्म को कम प्राइस पर दी ये चेयर, मतलब अगर कोई खान एसोसिएट्स को तो दी 50,000 पे, और अगर कोई दूसरा बंदा आता पूरे मार्केट में, मान लो उसको अगर ये 1,00,000 रुपए में देती, तो इसका मतलब है इनको फायदा दिया गया है इनकी जानकारी का। ये आर्म लेंथ नहीं है, क्योंकि यहां पर तो आर्म की लेंथ इतनी है, यहां पर देखो और लंबी हो गई, इनके लिए आर्म की लेंथ छोटी कर दी थी, इनको सस्ते में दे दिया। लेकिन अगर इनको भी 50,000 में दिया और पूरे मार्केट को भी 50,000 में दे रहे हैं, तो आर्म की लेंथ दोनों जगह पर सेम है, दोनों जगह पर सेम है। इसको बोलेंगे आर्म लेंथ प्राइस। और आर्म लेंथ प्राइस में हम तब चेक करते हैं जब हमें यह देखना होता है कहीं जानकारी की वजह से ऐसा तो नहीं है प्राइस को इन्फ्लुएंस किया गया है। अगर इन्फ्लुएंस नहीं हुई तो फिर उस केस में माना जाता है ये ट्रांजैक्शन वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज हम ये मानते हैं कि भैया ये कहीं ना कहीं पे जानकारी का फायदा दे दिया गया है। तो बोले ये ट्रांसफर प्राइसिंग टेक्निक आर्म लेंथ ही होती है और इसका भी हम फायदा उठा सकते हैं। बाकी की जो है वो तो सिंपल, उसमें कुछ समझाने लायक ऐसा है। तो सिंपल बात जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताई वो इतनी सी बताई कि मैनेजमेंट ऑडिट की टेक्निक्स क्या क्या हैं। एक है अकाउंटिंग इकोनॉमिक, एक है आपकी साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल, इसमें मोंटे कार्लो वाला इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल, इंटरफर्म कंपैरिजन, देन उसके बाद में पर्सोनेल टेक्निक एंड उसके बाद में जनरल टेक्निक। मुझे सभी बच्चे बताएं यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया आप खुल के बोल सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया,
मैं दोबारा से समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में रिप्लाई आ रहे हैं कि सर समझ में आ गया। ओके बच्चों, वेरी। तो देखो यहाँ पर आपका ये जो स्टडी नोट 10 है ना, ये खत्म होता है, क्योंकि स्टडी नोट 10 का देखो जो हमारा हेडिंग है ना, वो खुद ही बोलता है कि मैनेजमेंट ऑडिट के सिर्फ बेसिक्स समझाएगा इसके अंदर, वो सिर्फ बेसिक्स। अब मैनेजमेंट ऑडिट से रिलेटेड हम नई चीजें और पढ़ेंगे, वो हम स्टडी नोट 11 12 ऐसे करके आगे चलेंगे। इसमें सिर्फ हमको बेसिक्स पढ़ने थे। तो यहां तक हम लोगों ने देखा मैनेजमेंट ऑडिट होता क्या है, कौन कर सकता है, क्या स्कोप है, क्या बेनिफिट है, कितनी टेक्निक्स हैं, क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे और कल जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे।